हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस एम लामा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज में जो कोशिका का जो भाग 6 है वो पढ़ा था और उसमें कोशिका झिल्ली को पढ़ा था। आज हम आगे जो कोशिकांग हैं उनको पढ़ने वाले हैं। यानी कोशिका के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें यानी जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ लिया, कोशिका भित्ति को पढ़ लिया एंड ऐसे कोशिका झिल्ली को यानी सेल मेम्ब्रेन को भी पढ़ लिया। इसके अलावा कोशिका का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो भी हमने कर लिया है। तो आज जो पार्ट 7 है यानी पार्ट 7 में हम कोशिका के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम कोशिका के अंतर्गत पढ़ेंगे ये क्या दिख रहा है, ये कोशिकांग है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ये कोशिका है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ शो हो रहे हैं, ये यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। मीन्स यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं एक कोशिका में मैनी यानी कई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिका के अंदर हमने देखा इसको, लेकिन हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रियल में क्या है। तो बोले वो एक ऐसा कोशिकांग है जो दो ही झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ दिख रहा है। देखो, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है और अंदर वाला मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से इसमें एक तरीके से फोल्डिंग कंडीशन में है। तो अभी इसी को हम डिस्कस करेंगे कि अंदर से कैसा होता है, क्या होता है। तो देखिए, इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोशिकांग यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं। इसके बारे में जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कोशिकांग को, यानी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं, सेल ऑर्गेनेलीज को। और उसमें जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ पर एक अनदर नेम से भी बोल रहे हैं और वो है सूत्रकणिका। हिंदी शब्द है सूत्रकणिका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी बोलते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने देखा? मीन्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल किसने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा? तो एक कोलिकर साइंटिस्ट हैं, कोलिकर, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। और किस में देखा? जो कीटों की पेशियों में, यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट यानी इंसेक्ट्स, तो हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स मसल्स, इंसेक्ट की जो मांसपेशियां हैं उनकी कोशिकाओं में सर्वप्रथम कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। लेकिन फिर भी इनको खोज का श्रेय नहीं जाता है। रियल में जो खोज का श्रेय जाता है वो आगे कुछ साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट और है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने क्या किया? तो बोले फ्लेमिंग ने इसको एक अजीब सा ही नाम दिया और इसको बोला फाइला। क्या बोला? फाइला। क्या कहा? फ्लेमिंग ने इसको फाइला बोल दिया। ठीक है। ऐसे ही एक अल्टमान नेम से एक साइंटिस्ट हुए, एक अल्टमान नेम से एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने इसको क्या बोला? बोले इन्होंने इसको बायोप्लास्ट कहा। क्या बोला इसको? बायोप्लास्ट। तो यहाँ पर ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि बायोप्लास्ट किसने बोला, फाइला किसने कहा, है ना, कीटों की मांसपेशियों में किसने देखा। अब यहाँ पर हम जाते हैं इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, यानी रियल में इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है फ्लेमिंग और अल्टमान, इन दोनों ने मिलकर के इसकी डिस्कवरी की। इसको अलग अलग नाम दिया था ना इन्होंने, तो इन्होंने मिलकर इसकी डिस्कवरी की। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है यानी जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दिया? तो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है सी बेंडा नाम से एक वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है इनका? सी बेंडा। हालांकि ये बेंडे नहीं थे, मतलब बेंडे का मतलब आप जानते होंगे, एक लोकल भाषा में यूज होता है इसको। तो देखो, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज इन्होंने की। तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रियल में वहां पर क्या काम होता है, इसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स के नेम लिखे हुए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के स्थल होते हैं, यानी आप कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन इसमें होता है। क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कोशिकीय श्वसन का मतलब है कि कोशिका के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है, और उसका मीनिंग क्या है कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी बनती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन के स्थल हैं, यानी एक तरीके से ये
माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का एक प्लेस है, यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। साथ में यहाँ पर इसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोलते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका के अंदर शक्ति यहीं उत्पन्न होती है, ऊर्जा यहीं पर उत्पन्न होती है, क्योंकि श्वसन क्रिया होगी तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसको हम बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद में देखते हैं कि साहब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया का आमाप क्या है, यानी आमाप का मीनिंग इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो क्या है। तो हम यहाँ आमाप की अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि इसकी जो साइज है ना, साइज पे जाएंगे कि इसका जो साइज है वो क्या है। तो हम यहाँ बात करेंगे इसका जो डायमीटर है, पहले तो उसकी बात करेंगे। फिगर हमने देखा था इसका, तो डायमीटर कितना है? तो इसका जो डायमीटर है यानी जो व्यास है वो होता है 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, यानी काफी कम है, ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई है यानी इसकी जो लेंथ है वो व्यास के कंपेयर में तो ज्यादा होगी, आपको पता है। तो इसकी जो लेंथ है वो 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर। ये फ्रेंड्स ये जो डेटा है ये कभी कभार जैसे कई एग्जाम्स में आ जाता है, मैच द फॉलोइंग या फिर कुछ कंटेंट वाइज पूछ लेते हैं, तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति है यानी जो शेप है वो कैसी है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को अभी हमने फिगर के अंतर्गत देखा था। देखिए ये देखने में ऐसे लग रहा है, हालांकि ये तो अभी तो आपको कुछ अलग शेप दिख रही है, लेकिन कंप्लीट जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो थोड़ा सा बेलनाकार शेप में दिखता है, यानी सिलेंड्रिकल शेप में दिखता है। कैसा दिखता है? सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में इसका नंबर कितना होता है, यानी इसकी संख्या कितनी है, तो हम यहाँ अगर बात करें इसके नंबर की यानी संख्या की, तो हम बोलेंगे ये डिपेंड करता है कोशिका पर, यानी सेल पे, किस टाइप की सेल है वो कितनी एक्टिव है ना। तो सामान्यतः की बात करें, जनरली बात करें तो जनरली तो आप कह सकते हैं जनरली कितना है इनका, तो बोले जनरली 1000 to 1600, 1000 से 1600 प्रति कोशिका पर सेल, यानी पर सेल कितने होते हैं, तो हम बात कर सकते हैं पर सेल इनका नंबर है 1000 से 1600 यानी 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, और वो एक्सेप्शन क्या है फ्रेंड्स, तो बोले एक्सेप्शन यहाँ पर क्लोरेला नेम का जो एल्गी है, क्या है ये क्लोरेला जो एल्गी है, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओनली सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। देखिए जनरली इतना है, लेकिन इसमें तो इतना ही है। ऐसे एक जायंट अमीबा है, जाइंट अमीबा मतलब बहुत बड़ा अमीबा है जिसको चाओस नाम से बोलते हैं, और इसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए बहुत ज्यादा हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने बोला, एक स्टेटमेंट जनरेट किया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन दिस सेल, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की सक्रियता पे, यानी इट्स डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेल। किस पे डिपेंड कर रहा है, बोले ये किस पे डिपेंड करता है, बोले माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है, कोशिका की एक्टिविटी पे निर्भर करती है। अगर कोई कोशिका ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा एनर्जी बना रही है, ज्यादा ऐसे कार्यों में शामिल हो रही है जहां एनर्जी की जरूरत है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी मसल्स, या फिर अगर बात करें बर्ड्स के अंदर बात करें तो जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, उड़ने वाली मांसपेशियां होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अगर कंपेयर कर दें तो हम यहाँ बोल देंगे कि जो जंतु कोशिका है यानी जो एनिमल सेल है, उसमें प्लांट सेल के कंपेयर में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में ज्यादा है, जंतु कोशिका ज्यादा सक्रिय है, उनको चलना पड़ता है। ऐसे ही फ्रेंड्स हम बात कर सकते हैं कि जो पक्षियों की जो फ्लाइट मसल्स हैं, पक्षियों की यानी जो बर्ड की जो उड़न मांसपेशियां हैं, उड़न मांसपेशियां यानी जो उड़ने में काम आ रही हैं, तो फ्लाइट जो मसल्स हैं उनमें सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमने बोला ना क्रियाशील कोशिका की एक्टिविटी पे निर्भर करती है। तो ये जो फ्लाइट मसल्स की जो कोशिकाएं हैं, उड़न मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं, उनमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है पक्षियों में, तो इसलिए इसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब फ्रेंड्स हम चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये कैसा कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेनस। कैसा कोशिकांग है फ्रेंड्स, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। हमने शुरू की क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में ही बोला था कि दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, ठीक है ना। सेकंड क्लास के अंदर स्पेशली बताया था कि डबल झिल्ली वाला कोशिकांग, इस पे 2 झिल्लियां हैं। अब 2 झिल्लियां कौन कौन सी हैं, बोले एक तो बाहरी झिल्ली है,
एक तो क्या कौन सी है, बाहरी झिल्ली है, एक तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है बाहरी झिल्ली, और दूसरी वाली क्या है, बोले आंतरिक झिल्ली, यानी वो क्या है, इंटरनल मेम्ब्रेन, यानी बाहर और अंदर दो टाइप की झिल्लियां हैं। जैसे हम क्लॉथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो बाहर शर्ट है, अंदर हमने बनियान पहन रखा है कुछ, है ना, तो इस तरीके से दो मेम्ब्रेन है, ऐसे इसमें दो झिल्लियां हैं। अब ये जो बाहरी वाली झिल्ली है ये स्पष्ट व चिकनी होती है, यानी एकदम क्लियर है, क्लियर एंड आप कह सकते हैं स्मूथ, यानी कहने का मतलब एकदम इजीली दिखती है और स्मूथ है। लेकिन ये स्मूथ इसलिए है, चिकनी किस लिए है, किससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड व कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें अधिक होती है। यानी इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, भाई मेम्ब्रेन ही तो है, कोशिका झिल्ली के जैसी ही तो है, तो फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल क्या है इसके अंदर, बोले ज्यादा मात्रा में है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, मोर क्वांटिटी में है कंपेयर टू प्रोटीन, प्रोटीन की तुलना के अंदर फॉस्फोलिपिड व कोलेस्ट्रॉल। भाई ये झिल्ली तो है ना, तो कोशिका झिल्ली में हमने पढ़ा था किससे बना होता है, तो ऐसे फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें अधिक होती है। साथ में फ्रेंड्स ये पारगम्य होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली है ये क्या होती है, ये पारगम्य होती है, यानी परमिएबल होती है, मतलब इसमें से कोई भी चीज आर पार जा सकती है, तो ये परमिएबल होती है। तो यहाँ पर आपको ये बाहरी झिल्ली के जो फीचर्स हैं वो ध्यान रखने हैं। लेकिन आंतरिक झिल्ली की अगर बात करें तो आंतरिक झिल्ली फ्रेंड्स अंतर्वलित होकर, यानी इनफोल्डिंग बनाती है, वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अंतर्वलित होकर क्या बनाती है, बोले अंगुलीनुमा संरचना बनाती है। कैसी संरचनाएं बनाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे तो हम कहेंगे कि साहब जो आंतरिक झिल्ली है वो अंदर की तरफ मुड़ करके अंगुली जैसी संरचनाएं बनाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और इस झिल्ली के अंदर, आंतरिक झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा अधिक है। उधर बाहरी झिल्ली में फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक थी, यहां पर किसकी मात्रा अधिक है, प्रोटीन अधिक है। साथ में ये अपारगम्य है। अपारगम्य मतलब इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल का मतलब हर कोई इसमें से जा नहीं सकता, ठीक है ना। क्या है ये, इम्परमिएबल है। बाहरी झिल्ली क्या थी, पारगम्य थी, परमिएबल थी, ठीक है ना। अब इसमें परमिएबिलिटी के लिए क्या होगा, हर कोई नहीं जा सकता, इसलिए आप कह सकते हैं प्रोटीन की मदद से, कुछ विशेष परिवाहक प्रोटीन होते हैं, कुछ विशेष ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, उनकी वजह से, यानी स्पेशली आप कह सकते हैं कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं, उनकी हेल्प से ये इसकी झिल्ली को क्रॉस किया जा सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को हर कोई क्रॉस नहीं कर सकता, हर कोई पार नहीं कर सकता, ये अपारगम्य है। लेकिन विशेष प्रोटीन की मदद से आर पार जाया जा सकता है। तो ये प्रोटीन से बनी है और ये अपारगम्य है। उधर वाली फॉस्फोलिपिड व कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा मात्रा है उसकी और वो पारगम्य है। तो इस तरीके से इन दोनों झिल्लियों में डिफरेंस है। साथ में अंदर वाली झिल्ली है वो लगातार नहीं है, क्लियर और स्मूथ नहीं है, वो अंतर्वलित होकर अंगुली जैसी संरचनाएं बना रही हैं। और इन अंगुली जैसी संरचना को हम यहाँ पर अलग नाम देंगे, और वो नाम क्या देंगे फ्रेंड्स, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसको नाम देते हैं। देखो तो हम नाम कैसे देंगे इनको झिल्लियों को, बोले दो झिल्लियां हमने अभी बताई थी, एक तो बाहरी और एक आंतरिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो झिल्ली है, देखो ये तो क्या है, बाहरी झिल्ली है, दिख रही है आपको फिगर में, माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर में, ये क्या है, बाहरी झिल्ली है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, बोले ये आंतरिक झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है, यानी एक तो बाहर की तरफ हो गई इसलिए बाहरी झिल्ली, और ये आंतरिक झिल्ली, दोनों में हमने अंतर पहले ही बता चुके हैं। अब फ्रेंड्स ये जो बाहरी झिल्ली है, यानी जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में हमने बताया कि चिकनी है, क्लियर है, साथ में आप कह सकते हैं ये फॉस्फोलिपिड से ज्यादा उसकी मात्रा है, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड की ओर पारगम्य होती है। आंतरिक झिल्ली जो है, यानी जो इनर मेम्ब्रेन है, वो कैसी थी हमने बताया था, बोले साहब ये प्रोटीन से ज्यादा बनी हुई है और ये अपारगम्य है, इम्परमिएबल है, लेकिन इसमें कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से इसकी आया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात थी कि जो ये आंतरिक झिल्ली है ये अंतर्वलित हो गई है। क्या हो गया इसमें, अंतर्वलन बन रहे हैं, इनफोल्ड्स बन रहे हैं, अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो गई, देखो ऐसे फोल्डिंग हो गई है, देखो ये ऐसे। तो ये अंतर्वलन की वजह से अंदर की तरफ अंगुली जैसी संरचनाएं बना रही है, ये क्या हो गई है, इनफोल्ड्स हो गए हैं, इसमें अंतर्वलन हो गया है। तो ये जो अंतर्वलन है उससे इसमें क्या बन रहा है, बोल एक अंगुली नुमा संरचना बन रही है। क्या बन रहा है फ्रेंड्स, अंगुली नुमा संरचना। और इस अंगुली नुमा संरचना को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बोले ये जो फिंगर जैसी संरचना है इसको हम यहाँ बोलेंगे एक विशेष नाम देंगे, और वो नाम क्या है फ्रेंड्स, तो हम बोलेंगे इसको नाम देंगे क्रिस्टी।
क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। तो ये अंगुलीनुमा जो संरचना है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर आपको दिख रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो पार्ट है, बाहर की तरफ तो झिल्लियां बोला हमने, लेकिन यहाँ पर ये आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली के मध्य का एक अवकाश दिख रहा है आपको। ये जो अवकाश दिख रहा है ये क्या है? बोले ये जो अवकाश दिख रहा है यहां से लेके यहां तक का, तो इसको परिसूत्रकणिकीय अवकाश बोल सकते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जा सकता है। इस अवकाश का नाम क्या है? तो बोले इसको बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के मध्य जो जगह है, जो स्थान है, उसको क्या बोलेंगे? बोले इस खाली स्थान को बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे इसके अंदर की तरफ जाते हैं। तो अंदर की तरफ आपको यहाँ पर ये जो एनवायरमेंट है, ये वाला जो जगह है, इसको क्या बोलेंगे? बोले माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर का जो माध्यम है उसको हम एक नाम देंगे और इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इसको बोलेंगे मैट्रिक्स, यानी आधात्री, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं इसका आधार भाग, अंदर का आधार भाग कहेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो अंदर का जो आधार भाग है ये क्या है? तो हम यहाँ बोलेंगे इसके अलग अलग, इसमें बहुत सारे पदार्थ हैं, तो हम इसमें आधार भाग में इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट हैं तो हम यहाँ बोल देंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है? बोले इसके अंदर एक द्विसूत्रीय वर्ताकार डीएनए है। क्या है? द्विसूत्रीय वर्ताकार डीएनए का अणु है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? बोले इसमें एक तो क्या है? डीएनए है, डीएनए का अणु है, जो कैसा है? तो बोलेंगे जो डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है, द्विसूत्रीय और कैसा है? वर्ताकार है, द्विसूत्रीय वर्ताकार, यानी वर्ताकार दिख रहा है इस तरीके से, तो डीएनए का अणु है। फिर फ्रेंड्स, इसमें और क्या है? तो बोले इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं। वो चीजें क्या हैं? बोले यहाँ पर ऐसे कुछ छोटे छोटे कणनुमा संरचनाएं हैं अंदर की तरफ, जो ऐसे गुच्छे बनाए हुए हैं, और इन छोटे छोटे कणनुमा संरचनाओं को हम यहाँ नाम देंगे। ये क्या है फ्रेंड्स? तो हम बोलेंगे ये है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भी राइबोसोम है, और ये राइबोसोम किस टाइप का है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर 70S प्रकार का राइबोसोम है। आगे जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, 2 टाइप पढ़ेंगे, उनको विभेदित करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में देखो 2 चीजें आई, एक तो डीएनए आया और एक राइबोसोम आया। डीएनए कैसा आया? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, द्विसूत्रीय वर्ताकार, और राइबोसोम कैसा आया? 70S प्रकार का, जो कि इसके अंदर है। अब और फ्रेंड्स, इसमें और क्या है? तो अब हम अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की इस मैट्रिक्स के इनसाइड क्या है? तो बोले इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं। क्या है? कुछ एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पर अंदर अगर बात करें तो बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे आपको, यानी यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। और ये एंजाइम्स क्या हैं? क्या काम आते हैं? तो बोले इसके अंदर एंजाइम्स भी हैं, और ये एंजाइम्स क्या काम करेंगे? तो बोले ये एंजाइम्स क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब्स चक्र के एंजाइम है। जो श्वसन की क्रिया है ना, यानी ऑक्सीश्वसन की क्रिया है क्रेब्स चक्र, तो इसके अंतर्गत ये काम में आते हैं। तो क्रेब्स चक्र के एंजाइम्स यहाँ पर हैं। साथ में और कौन से एंजाइम हैं? बोले यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है ना, और साथ में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो उसके एंजाइम्स भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सारे टाइप के एंजाइम्स इस मैट्रिक्स में हैं। तो मैट्रिक्स में एंजाइम्स भी हैं, राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, ठीक है ना। इसी प्रकार बाहर की तरफ जो 2 झिल्लियां हैं, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, उसके बीच में ऐसा स्थान है जिसको हमने बोल दिया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब हम वापस आते हैं यहाँ पर कि जो आंतरिक झिल्ली है, जो अंगुलीनुमा संरचनाएं बना रही थी, जिसको हमने बोला था क्रिस्टी, वो क्या है? तो बोले क्रिस्टी तो दिख रही है हमें, इस क्रिस्टी पर कुछ और संरचनाएं भी हैं। अभी क्रिस्टी की सतह पर जो और संरचना है वो क्या है फ्रेंड्स? तो हम यहाँ बोलेंगे इस क्रिस्टी की सतह पर यहाँ पर ऐसी संरचनाएं दिखेंगी आपको। इन संरचनाओं को एक विशेष नाम दिया जाता है। क्रिस्टी की सतह पर ऐसी संरचनाएं दिखती हैं जो आप कह सकते हैं उनमें एक वृंत यानी स्टॉक है, साथ में एक फूला हुआ हेड है। इस तरीके से ऐसी संरचनाएं दिखते हैं। तो इस क्रिस्टी की सतह पर क्या है? बोले यहाँ पर एक ऐसी संरचनाएं हैं और इनको नाम दे रहे हैं हम ऑक्सीसोम। क्या नाम देंगे? ऑक्सीसोम। इस ऑक्सीसोम में क्या है ऐसा? तो बोले यहाँ पर एटीपी
प्रोडक्शन के लिए यानी एटीपी निर्माण के लिए एंजाइम्स हैं, यानी एटीपी निर्माण हेतु एंजाइम्स हैं इसके अंदर, है ना। यहां पर इस क्रिस्टी की सतह पे जो ये कण है ऑक्सीसोम जिनको हम बोल रहे हैं, इसलिए क्या है इनमें एटीपी निर्माण हेतु एंजाइम्स। तो फ्रेंड्स ये हमने एक मोटा मोटा पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की तरफ दो झिल्लियां हैं, बाहरी और आंतरिक, बीच में खाली स्थान है जिसको हमने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला। फिर आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित होकर अंगुली जैसी संरचनाएं बना रही हैं जिनको हमने क्रिस्टी बोला। क्रिस्टी की सतह पर कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनको हमने ऑक्सीसोम बोला जो एटीपी निर्माण के एंजाइम है, और बीच का जो भाग है उसको हमने मैट्रिक्स या आधात्री बोला जिसमें डीएनए भी है, राइबोसोम भी है और एंजाइम्स भी हैं। ये हमने एक मोटा मोटा इसके बारे में, संरचना के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो आंतरिक संरचनाएं हैं इनका थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ते हैं, यानी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हमने बोला कि बाहरी व आंतरिक झिल्ली यानी एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्ब्रेन जो है, एक्सटर्नल एंड इनर मेम्ब्रेन, है ना, उसके मध्य जो स्पेस है, यानी मध्य यानी इनके बिटवीन जो स्पेस है वो क्या है, तो बोले उसको नाम दिया हमने परिसूत्र कणिकीय स्थान, यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यानी जैसा कि अभी हमने बताया कि बाहरी व आंतरिक झिल्ली के मध्य ये जो खाली स्थान है इसको हमने क्या बोला, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला। अब यहां पर जो क्रिस्टी हमने बताया था कि क्रिस्टी जो है उस पे कणनुमा संरचनाएं हैं, यानी यहां पर आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित होकर ऐसे अंगुली नुमा संरचनाएं बना रही है, इसको हमने क्या बोला था, क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पे कण जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं, इनको हमने क्या बोला अभी, ऑक्सीसोम। तो क्रिस्टी पर जो कणनुमा संरचनाएं हैं यानी पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स, पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर हैं इस क्रिस्टी पर, ठीक है ना, उनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीसोम्स। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीसोम्स, ऑक्सीसोम्स कह सकते हैं। अब ये ऑक्सीसोम कितने होते हैं, बोले इनकी नंबर की अगर बात करें तो बोले ये एक माइटोकॉन्ड्रिया में कितने होते हैं, 10 to the power 4 to 10 to the power 6, यानी 10 की घात 4 से लेके 10 की घात 6 तक, यानी इतने, यानी कहने का मतलब ये एक माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो एक जो कण है ये, इनको हम एक नाम देंगे, ये जो ऑक्सीसोम हैं इनको एक अलग नाम देंगे, F0 F1 कण, या फिर इनको बोलेंगे फर्नांडीज मोरेन पार्टिकल। फर्नांडीज और मोरेन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये खोजा था, इसलिए इसका नाम हो गया फर्नांडीज मोरेन पार्टिकल, या फिर इसको बोलेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री पार्टिकल, फर्नांडीज मोरेन पार्टिकल या F0 F1 कण, ये एक ही बात है, और ये क्या है, ऑक्सीसोम के ही अलग अलग नाम है। तो ऑक्सीसोम क्या है, तो अभी हमने फिगर में देखा कि जो क्रिस्टी है उसकी सतह पे कण जैसी संरचना है जिनको हम ऑक्सीसोम बोल रहे हैं, ऑक्सीसोम के ही अन्य नाम है, ठीक है ना। ऑक्सीसोम की जो संख्या है एक माइटोकॉन्ड्रिया में वो भी हमने बता दी है। अब ऑक्सीसोम का जो कण है, देखो इसको हम ऐसे फिगर से बता रहे हैं, तो बोले ये इसका हेड है यानी शीर्ष भाग है, ये इसका वृंत यानी स्टॉक भाग है, ये इसका आधार भाग है जो झिल्ली के अंदर धसा हुआ है। यानी यहाँ पर इस फिगर के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर ये हेड भाग है, ये स्टॉक है, और आधार भाग यहाँ पे अंदर धसा हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये ऑक्सीसोम का जो कण है उसके शीर्ष भाग को तो हम F1 बोलेंगे, है ना, और इसका जो आधार भाग है इसको F0 बोलेंगे। यानी इस तरीके से ये ऑक्सीसोम्स होते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो ऑक्सीसोम है इसके शीर्ष भाग में क्या होता है, बोले ऑक्सीसोम के हेड में यानी ऑक्सीसोम के शीर्ष भाग में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम को हम जब श्वसन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें होता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ETS। तो ऑक्सीसोम का जो हेड भाग है यानी ये ऑक्सीसोम है, इसके हेड भाग में यहां पर शीर्ष वाले भाग में यहां पर क्या है, बोले यहां पे ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यानी एक तरीके से कुछ प्रोटीनों की श्रृंखलाएं है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, और वहां फाइनली क्या होता है, ATP का निर्माण। यानी इस हेड भाग में क्या हो गया, ATP फॉर्मेशन। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि इस ऑक्सीसोम के अंदर ATP का निर्माण होता है। तो ETS कहां पर है, ऑक्सीसोम के हेड भाग में। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएंगे, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है, जो इनर पार्ट था उसमें हमने कुछ चीजें बताई थी अभी। तो हमने वहां बताया था, वहां एक तो द्विसूत्रीय वर्ताकार DNA है, यानी डबल स्ट्रैंडेड
कैसा है, डबल स्टैंडर्ड यानी 2 सूत्रों से बना हुआ है, एंड सर्कुलर यानी कुछ इस तरीके से। डीएनए कैसा है फ्रेंड्स, तो हमने बोला था कि डीएनए कुछ इस तरीके का है, यानी एक सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र इसी से लिपटा हुआ है, तो इस तरीके से द्विसूत्रीय, और दोनों सूत्रों के जो सिरे हैं वो मिले हुए हैं, तो द्विसूत्रीय वर्ताकार डीएनए है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 17S प्रकार का यानी 70S टाइप का राइबोसोम है। 70S टाइप यानी राइबोसोम कैसा है, 70S प्रकार का राइबोसोम है। तो ये भी फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम है, लेकिन जो मैमल्स हैं, जो स्तनधारी हैं, उनके अंदर 55S का राइबोसोम ही होता है। उनके माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा राइबोसोम होता है, 55S प्रकार का राइबोसोम होता है स्तनधारियों में। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और क्या होता है, बोले डीएनए हो गया, 17S प्रकार का राइबोसोम हो गया, लेकिन क्रेब्स जो साइकिल है, यानी जो क्रेब्स साइकिल है उसके क्या हैं, बोले क्रेब्स साइकिल के क्या हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हैं। यानी क्रेब्स साइकिल एक प्रकार से श्वसन क्रिया है जिसमें कुछ ऊर्जाएं बनेंगी, तो इस क्रेब्स साइकिल के लिए आवश्यक एंजाइम्स किसके अंदर है, मैट्रिक्स में ही है। लेकिन फ्रेंड्स क्रेब्स साइकिल के लिए आवश्यक एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम हैं लेकिन उनमें से ही एक एंजाइम है, यानी क्रेब्स चक्कर को हम पढ़ेंगे श्वसन वाले चैप्टर में, तब हम बताएंगे वहां बहुत सारे एंजाइम है, लेकिन उनमें से जो एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, वो कहां होता है, बोले वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से संलग्न होता है, यानी अटैच टू दी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जैसा कि हमने अभी बताया था कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के इनसाइड एंजाइम्स हैं, क्रेब्स चक्र के एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो एंजाइम्स हैं फ्रेंड्स, इनमें से एक एंजाइम जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है वो कहां पर था, बोले इनर मेम्ब्रेन की सतह से, यानी आंतरिक झिल्ली की सतह से चिपका होता है, अटैच टू दी इनर मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम और क्रेब्स चक्र के एंजाइम तो हैं। इसके अलावा क्या है, बोले इसके अलावा हम यहां पर बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, बोले स्वयं का डीएनए है। देखो हमने अभी बात किया, लेकिन अब इसको अलग तरीके से पेश करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, स्वयं का डीएनए है, और इस डीएनए में क्या है, बोले जीसी रिच होता है। गुएनोसिन एंड साइटोसिन वाले जो नाइट्रोजनिक क्षारक हैं, यानी डीएनए किससे बना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम बात कर सकते हैं कि जो डीएनए है वो अपने आप में नाइट्रोजनिक क्षारकों से बना होता है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन इनसे बना होता है, लेकिन यहाँ कौन सा ज्यादा है, जीसी रिच, यानी जी और सी वाले ज्यादा हैं, जी सी रिच होता है। तो डीएनए की जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम तो अब ये बताएंगे, वहां आपको क्लियर होगा कि डीएनए कैसे बना होता है। तो डीएनए के अंदर ये गुएनोसिन एंड साइटोसिन नाम के जो नाइट्रोजनिक क्षारक हैं वो उनकी मात्रा क्या है, ज्यादा होती है। कौन से डीएनए में, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए सेल्फ डीएनए है और वो जीसी रिच्ड होता है। अब इसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की, नास मार्गिट ने, यानी नैस मार्गिट है ना, इंग्लिश का वर्ड है बट हिंदी में थोड़ा सा सुनने में हिंदी जैसा ही लग रहा है। तो ये जो नैस एंड मार्गिट है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की खोज की थी, और इस डीएनए की वजह से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो कैसा है, वो तो हमने बताया द्विसूत्रीय वर्ताकार है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की उपस्थिति की वजह से ये स्वयं की प्रतिकृति बना सकता है, यानी सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, मतलब खुद की कॉपी बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपी बना सकता है इस डीएनए की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि डीएनए से अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, डीएनए से डीएनए बनेगा और बाकी सारी जो कंटेंट है वो भी डीएनए से ही बनेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी स्वयं की प्रतिकृति बना सकता है, स्वयं की कॉपी बना सकता है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो राइबोसोम यानी स्वयं की प्रोटीन संश्लेषण इकाई है उसमें, यानी खुद प्रोटीन बना सकता है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम दोनों होने की वजह से अपने ज्यादातर काम वो खुद कर लेगा, प्रोटीन निर्माण भी कर लेगा, यानी अपनी सारी संरचनाओं को बना सकता है, साथ में अपने डीएनए को भी बना सकता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। और इन दोनों की वजह से क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं, यानी ये कोशिका पर निर्भर नहीं है। कुछ चीजों के लिए निर्भर हो सकता है जैसे पोषक पदार्थों के लिए, बट ज्यादातर जो चीजें हैं यानी डीएनए और राइबोसोम की वजह से खुद बना सकता है, तो इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं, यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम, खुद का डीएनए और राइबोसोम होने की वजह से। अब यहां पर ये अपने काम खुद कर सकता है, यानी डीएनए और राइबोसोम की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया
अपने आप ही बन जाएंगे, यानी पहले से उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जो ओरिजिन है वो पहले से उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिवाइड होकर 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, क्योंकि उसमें डीएनए भी है और साथ में राइबोसोम भी है इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ स्पेशल थिंग्स को और डिस्कस करने वाले हैं कि कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया को संयुक्त रूप से, यानी एक सेल में उपस्थित जो ऑल माइटोकॉन्ड्रिया हैं, यानी ऑल माइटोकॉन्ड्रिया, एमटीसी लिख रहा हूं, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, उनको जॉइंटली हम क्या बोलेंगे, कंबाइंडली उनको क्या बोलेंगे, बोले जॉइंटली दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोम। इनको क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोम। यानी एक कोशिका में, एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी ऑल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल आर कंबाइंडली कॉल्ड कॉन्ड्रियोम, है ना। ये आपको टर्म ध्यान रखना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हमने अभी कोशिका के अंदर देखा था, दिख रहा था अलग से, तो हम बोले कोशिका को हम अभिरंजित कर सकते हैं एक डाई से और माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं। जैसे ही उसमें वो अभिरंजन डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया अलग से दिखेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किस अभिरंजन से अभिरंजित कर सकते हैं, किस डाई से हम इसको स्टेन कर सकते हैं, बोले जेनस ग्रीन बी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन बी द्वारा स्टेन किया जा सकता है, यानी जेनस ग्रीन बी जो है डाई जो है उसके थ्रू इसको अभिरंजित यानी स्टेनिंग की जा सकती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग कौन सी डाई से होती है, कौन से अभिरंजन से, जेनस ग्रीन बी से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे ही फ्रेंड्स कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दें अगर, यानी जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक्सटर्नल झिल्ली मेम्ब्रेन हमने अभी बताई थी, है ना, उसको अगर रिमूव कर दें, इफ रिमूव्ड देन अब शेष बची जो संरचना है, भाई बाहरी झिल्ली हट गई लेकिन आंतरिक झिल्ली तो है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स भी है, यानी केवल बाहरी झिल्ली हटी है, तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं माइटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट। यानी आफ्टर रिमूवल द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को उठाने पर बचा हुआ जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको माइटोप्लास्ट बोलेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक टर्म और यूज किया जाता है और उस टर्म का नाम है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस नाम है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं, यानी सेल विथ इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम देते हैं, सेल विथ इन सेल। यानी ऐसे लग रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर है और माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही कोशिका जैसा लग रहा है। खुद कोशिका जैसा क्यों लग रहा है, बोले उसके अंदर खुद का राइबोसोम भी है, खुद का डीएनए भी है ना, सारे काम खुद ही कर लेता है कोशिका की तरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा दिखता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका जैसा दिखता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा दिखता है, इसलिए ऐसे लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर है और माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही एक कोशिका जैसा दिखता है। तो कोशिका के भीतर कोशिका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे, कोशिका के भीतर कोशिका, सेल विथ इन सेल, यानी ऐसा कोशिकांग जिसको हम कोशिका के भीतर कोशिका बोलेंगे। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समरूप होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा ही दिखता है। अब बोलेंगे क्यों प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा दिखता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु को हमने देखा, तो हम देखते हैं जीवाणु के अंदर क्या है, बोले द्विसूत्रीय वर्ताकार डीएनए होता है, ठीक होता है, सब ऐसे ही राइबोसोम होता है, 17 प्रकार का होता है, तो दोनों इसमें भी है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी वो दोनों चीजें हैं, इसलिए हम यहाँ बता सकते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की रियल में अगर उत्पत्ति की बात करें तो वो बैंगनी जो गंधक जीवाणु है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना, बैंगनी गंधक जीवाणु, यानी किससे बना हुआ है, किससे उत्पत्ति हुई इसकी, तो बोले बैंगनी गंधक जो जीवाणु है, बैंगनी गंधक जीवाणु जो बैक्टीरिया है उनसे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा ही है। अब हम बात करेंगे साहब प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा है यानी बैक्टीरिया जैसा है, तो इसमें क्या समानताएं हैं, तो बोले बैक्टीरिया व माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या समानताएं हैं, तो बोले दोनों में वर्ताकार डीएनए है, दोनों के अंदर ही डीएनए कैसा है, सर्कुलर डीएनए है। बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा क्यों बता रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, बोले दोनों के अंदर ही सर्कुलर डीएनए है, दोनों में 17 प्रकार का राइबोसोम है, यानी 70s टाइप राइबोसोम है दोनों के अंदर ही, ठीक है ना, और दोनों में ही द्विविखंडन होता है, यानी बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन का मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया के 2 टुकड़े होंगे, 2 माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाएगा, ऐसे ही एक जीवाणु के 2 टुकड़े होते हैं और उससे 2 जीवाणु यानी 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। अब फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका में ऊर्जा अगर उसको बोलते हैं, यानी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, लेकिन जीवाणु के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, वहां ऊर्जा कहां से बनेगी, बोले जीवाणु के अंदर एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं मीजोसोम। ये जीवाणु के अंदर पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर है जिसका नेम क्या है, मीजोसोम। तो फ्रेंड्स जो मीजोसोम है यानी मीसोसोम जिसको हम बोलेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप ही है, यानी जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, यानी बैक्टीरिया की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन उसकी जगह क्या है, मीजोसोम, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही काम करता है। तो मीजोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक दूसरे के समरूप संरचनाएं हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, ये स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु कोशिका में तो नहीं है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो नहीं है। तो क्या सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? तो हम वैसे तो जनरल आंसर तो बोलेंगे होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया रेड ब्लड सेल्स में यानी लाल रक्त कणिकाओं में, इरिथ्रोसाइट्स में नहीं पाया जाता है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता है, बट आरबीसी में नहीं होता है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उसकी जगह क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में? मीजोसोम। बट यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सभी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट आरबीसी में नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया के काम की बात करें, कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो हम यहाँ फंक्शंस की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन, तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो एनर्जी प्रोडक्शन है, यानी वायवीय श्वसन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, तो दो प्रकार का है, वायवीय और अवायवीय, वायु की उपस्थिति में भी और वायु की अनुपस्थिति में भी। तो यहाँ पर वायवीय यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला जो श्वसन क्रियाएं हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती हैं। तो पहला फंक्शन तो हो गया वायवीय श्वसन। अब ये जो वायवीय श्वसन हो रहा है ये दो स्टेप में होता है, क्रेब्स एंड ईटीएस, यानी क्रेब्स चक्र और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, तो ये भी इसका काम हो गया कि क्रेब्स एंड ईटीएस जो है वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं। ये श्वसन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और फाइनली इस वायवीय श्वसन से बनता क्या है? बोले एटीपी का संश्लेषण, यानी सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रियल में फंक्शन क्या हो गया कि एटीपी का संश्लेषण करना, यानी किसी भी तरीके से बोल सकते हैं आप कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स और ईटीएस होता है, और साथ में हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की ये वायवीय श्वसन हो रहा है उसमें, और एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, यानी सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अल्टीमेटली तो बोलेंगे एटीपी का सिंथेसिस यानी ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो किसके थ्रू हो रहा है? बोले वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन बोले किस रूप में हो रहा है? क्रेब्स और ईटीएस के फॉर्म में। और अल्टीमेटली क्या बन रहा है? एटीपी का संश्लेषण हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद है क्लास काफी पसंद आएगी, और यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, स्पेशली जो सेकंड ग्रेड का जो टीचर का एग्जाम और लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें, और स्पेशली नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि नीट के लिए अंदर तो पूरा सिलेबस वैसे ही आ रहा है। और स्पेशली जो 11th क्लास के बच्चे हैं जो अपने जो एग्जाम को देंगे, हालांकि अब की बार तो सिलेबस हटाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो जाने से पहले ये कहूँगा, बाय वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे ही आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, डेली ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा शाम को 4:15 बजे, यानी 4:15 PM को, और डेली आप इस वीडियो को पढ़ें और बेनिफिट उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।